हेलो गाइस, वेलकम टू सीबीएसई क्लस्टर। मैं अभिषेक आपका वेलकम करता हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन में, जहां मैं कवर करूंगा आज सारे फॉर्मूलेस इस एक वीडियो के अंदर। जी हाँ, 20-25 मिनट का ये वीडियो होगा, बट सारे फॉर्मूले ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस वीडियो। तो इसको एंड तक देखिएगा, और अगर आपको लगता है कि मेरी मेहनत वर्थ इट है तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। तो आज आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले से। तो पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका मास परसेंटेज। मास परसेंटेज होता है परसेंटेज W बाय W। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया लेट से x% W बाय W। इसका मतलब होता है x ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। अब जब इसके फॉर्मूले की अपन बात करते हैं तो फॉर्मूला कुछ इस टाइप से आता है। परसेंटेज W बाय W अगर मैं लिखना चाहूं तो दिस इज नथिंग बट वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन। दोनों या तो ग्राम में होने चाहिए, दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 100। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मास परसेंटेज। अगली बात करते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अगला जो आपका फॉर्मूला है दैट इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास बाय वॉल्यूम का मतलब होता है परसेंटेज W बाय V। इसका मतलब ये होता है, जैसे मैंने बोला x% W बाय V, इसका मतलब है x ग्राम ऑफ सॉल्यूट जो है वो 100 ml सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। फॉर्मूला की बात करें तो परसेंटेज W बाय V इज इक्वल टू, ऊपर लेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट किसके अंदर, ग्राम में, और नीचे लेंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वो किस में लेंगे, ml में, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 में टू गेट दी परसेंटेज। अगला तीसरा फॉर्मूला है आपका वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज इज व्हाट, योर परसेंटेज V बाय V। इसका एक एग्जांपल देखो मैंने लिया है, लेट से मैंने बोला 5% V बाय V। तो 5% V बाय V का मतलब होता है कि 5% ऑफ या 5 ml ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। अब V बाय V है तो ऊपर भी वॉल्यूम होगा, नीचे भी वॉल्यूम होगा। तो जब इसका फॉर्मूला लिखते हैं तो फॉर्मूला आता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। दोनों ml में लीजिए इंटू 100। ठीक है, अगर दोनों लीटर में होंगे तो भी चलेगा, मतलब दोनों की यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम। चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये वॉल्यूम आपको लेनी है लीटर्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। क्या बोला मैंने, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। इसका जब अपन मोल्स का फॉर्मूले को इलेबोरेट करेंगे तो लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब अगर वॉल्यूम ml में गिवन है तो हम लीटर में कन्वर्ट करने के लिए उसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर आ जाएगा मेरा 1000। ठीक है, अगला फॉर्मूला, फिफ्थ फॉर्मूला है आपका मोलैलिटी। मोलैलिटी इज व्हाट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट का मास आपको किस में लेना है सर, केजीज में लेना है। अब वापस मोल्स ऑफ सॉल्यूट को यू कैन राइट मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये हो गया मेरा मोल्स का फॉर्मूला। और मास ऑफ सॉल्वेंट अगर ग्राम में गिवन है तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से, मतलब डिवाइड करेंगे तो वो ऊपर आ जाएगा 1000। अब इन दोनों तीनों फॉर्मूला जो भी अपन ने अभी तक कवर किया, इसके अंदर जहां जहां वॉल्यूम का टर्म है, जहां जहां आपका वॉल्यूम का टर्म है, दैट इज फॉर एग्जांपल अगर यहां देंगे हम तो यहां पर वॉल्यूम का टर्म है, तो मोलैरिटी जो है वो एक टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। ये याद रखना, क्या होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। उसी तरीके से वॉल्यूम परसेंटेज में वॉल्यूम आ रहा है तो ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी होगी। अगर अपन बात करें मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज तो ये भी एक टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी होगी। अगर अपन बात करें मास परसेंटेज तो इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर। तो जहां भी फॉर्मूले में वॉल्यूम आएगा तो दैट डिपेंड्स ऑन दी टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने से वॉल्यूम पे फर्क पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब अगला फॉर्मूला है आपका मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन जो होता है उसको समझने के लिए देखिए कंसेप्ट समझिए। मान लेते हैं एक सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट जो कि कम मात्रा में होता है, एक सॉल्वेंट जो कि ज्यादा मात्रा में होता है। तो सॉल्वेंट को आप लोग स्टैंडर्ड बुक्स में A से डिनोट करते हैं और सॉल्यूट को B से डिनोट करते हैं। अब अगर मैं निकालना चाहता हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट XA या काई A, ये होता है मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल मोल्स। और अगर मैं निकालना चाहता हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट XB या काई B, दैट इज मोल्स ऑफ B अपॉन टोटल मोल्स। तो जिस भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स अपॉन जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट है सोल्यूशन के अंदर उन सबके मोल्स का सम। तो अगर मैं बात करूं मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, यूनिटी होता है। अगर 3 कंपोनेंट होंगे तो तीनों का सम 1 होगा, 2 है तो दोनों का सम कितना होगा, 1 होगा। अगले फॉर्मूले हेनरीज लॉ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेनरीज लॉ का फॉर्मूला क्या कहता है, पार्शियल प्रेशर P इक्वल टू KH इंटू काई या P इक्वल टू KH इंटू एक्स। यहां पर P होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। P क्या होता है बच्चा पार्टी,
सर P होता है हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस और KH होता है हेनरीज लॉ कांस्टेंट, जो कि एक टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। टेम्परेचर बढ़ाने से हेनरी लॉ कांस्टेंट बढ़ता है और X होता है मेरा मोल फ्रैक्शन। इसको नोट कर लीजिएगा, ये है हेनरीज लॉ का फॉर्मूला। अगली बात करते हैं राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ को समझिए, मान लेते हैं एक कंटेनर है, सोल्यूशन है, सोल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट है, एक सॉल्वेंट है और एक सॉल्यूट है, ठीक है। तो जो आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ component A and partial pressure of B is directly proportional to mole fraction of B, that we all know। जब ये proportionality का साइन हटाएंगे तो राउल्ट्स लॉ के अंदर चीज क्या ध्यान में रखनी है, वो आपको ये है कि partial pressure of A is directly proportional to mole fraction of A, but proportionality का साइन हटा के P नॉट A यहां पर इंट्रोड्यूस करेंगे। ये P नॉट A क्या होता है, अगर सोल्यूशन के अंदर मैं B हटा दूं तो सिर्फ A प्रेजेंट होगा, तो A का प्योर फेज में जो पार्शियल प्रेशर होगा दैट इज योर P नॉट A। उसी तरीके से P नॉट B क्या होगा सर, B कंपोनेंट का प्योर फेज के अंदर पार्शियल प्रेशर। अब दोनों का जब हम सम करेंगे वील गेट दी टोटल प्रेशर, तो P टोटल होगा PA प्लस PB दैट इज P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। तो ये मेरा फाइनल एक्सप्रेशन है राउल्ट्स लॉ का। इसमें एक इंपॉर्टेंट ग्राफ भी है, मुझे लगता है आप लोगों को याद होगा, नहीं है तो 2 मिनट लगती है बनाने के अंदर। आप लोग इस तरीके से इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं ग्राफ को। हमने y एक्सिस में प्रेशर ले लिया, x एक्सिस में मोल फ्रैक्शन ले लिया। यहाँ पर आप XA लिख लो 1, तो ऑटोमेटिकली XB कितना हो जाएगा 0, और एक्सट्रीम एंड पे XA 0 रख दो और XB रख दो मेरा 1। फिर ग्राफ कुछ इस तरीके से डिक्रीजिंग होगा और ये होगा इंक्रीजिंग, ठीक है। और इन दोनों का अगर मैं सम कर दूंगा तो विल गेट दी टोटल प्रेशर। चलो अगली बात करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। 4 इंपॉर्टेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसके फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। पहला हो गया आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP जिसे आप बोलोगे। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज डेल्टा PA अपॉन P नॉट A इक्वल टू XB। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड करती है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के ऊपर। सेकेंड है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगर मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करूंगा तो होगा क्या, वेपर प्रेशर कम होगा। वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो जाएगा। तो TB माइनस TB नॉट, एलिवेटेड बॉइलिंग पॉइंट माइनस इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज योर डेल्टा TB। और ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। तो डेल्टा TB का इक्वल टू हो जाएगा KB इंटू M। क्या हो जाएगा बच्चों सर, KB इंटू M, ये रहा KB इंटू M। यहां पर KB क्या होता है, KB मैंने आपको अभी बताया भी था कल के सेशन में भी, एक बार कमेंट सेक्शन में KB बताना। और स्मॉल m होती है मोलैलिटी। मोलैलिटी अभी हम बात कर चुके हैं, क्या होता है सर, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, कम होगा मतलब इनिशियल वैल्यू ज्यादा होगी माइनस बाद वाली वैल्यू। और इसका भी फॉर्मूला डेल्टा TF होता है KF इंटू M। यहाँ KF एक कांस्टेंट है जिससे हम बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अब बता देता हूँ, KB होता है इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। ऑस्मोटिक प्रेशर होती है चौथी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इक्वल टू C इंटू R इंटू T, वेयर C इज कॉन्सेंट्रेशन या मोलैरिटी, R इज गैस कांस्टेंट एंड T इज टेम्परेचर। टेम्परेचर केल्विन में लेते हैं तो R की वैल्यू 1/12 रखते हैं। चलिए अगली प्रॉपर्टी बात करते हैं वेंट ऑफ फैक्टर। देखो बच्चों, वेंट ऑफ फैक्टर के 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले याद रखना। पहला फॉर्मूला है नॉर्मल मोलर मास अपॉन अबनॉर्मल मोलर मास। होता क्या है, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जब मैं उसको आयनिक सोल्यूशन के अंदर डालता हूं, आइदर दे डिसोसिएट और दे एसोसिएट। जैसे NaCl को पानी में डालते हैं, मैंने एग्जांपल बताया था, तो वो Na प्लस और Cl माइनस के फॉर्म में मिलता है, तो उसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो कम हो जाता है जो एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास है उससे। दिस इज नोन एज अबनॉर्मल मोलर मास। और अगर अपन एसिटिक एसिड की बात करें तो वो डायमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो देयर मॉलिक्यूलर मास बिकम डबल, तो दैट्स व्हाई वी कैलकुलेट द एबनॉर्मल मोलर मास। तो वेंट ऑफ फैक्टर बेसिकली क्या है, एक रेशो है नॉर्मल मोलर मास अपॉन अबनॉर्मल मोलर मास का। दूसरा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो मैं हमेशा याद रखता हूं, वो आप भी याद रखिएगा। वेंट ऑफ फैक्टर बेसिकली क्या है, रेशो है नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। मतलब डिसोसिएट होने के बाद जितने नंबर ऑफ पार्टिकल बचे अपॉन डिसोसिएट होने से पहले जितने पार्टिकल थे, उनका जो रेशो है वो रेशो मेरा क्या कहलाता है, वेंट ऑफ फैक्टर कहलाता है। वेंट ऑफ फैक्टर की जो वैल्यूज है वो 3 बातों पे निर्भर करती है। अगर ये इक्वल टू 1 होगा, वेंट ऑफ फैक्टर इक्वल टू 1 होगा, तो ना तो एसोसिएशन होगा और ना ही डिसोसिएशन होगा।
अगर वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 से कम आती है तो एसोसिएशन देखने को मिलता है, और वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 से ज्यादा आती है तो डिसोसिएशन देखने को मिलता है। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगला है अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पहला फॉर्मूला, सेल पोटेंशियल, या मैं बोलूं स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। स्टैंडर्ड क्यों वर्ड यूज कर रहा हूं, मोलैरिटी या कॉन्सेंट्रेशन में 1 मोलर ले रहा हूं, टेम्परेचर 298 केल्विन ले रहा हूं, और प्रेशर 1 atm ले रहा हूं। मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर मैं सेल का पोटेंशियल निकालता हूं तो उसे मैं बोलता हूं स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, एंड दिस इज नथिंग बट डिफरेंस ऑफ ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ई नॉट कैथोड बोले तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, और ई नॉट एनोड बोले तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। याद रखना कि हमेशा हम रिडक्शन पोटेंशियल के रेफरेंस में निकालते हैं, ठीक है। व्हाट इफ अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है तो उसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर लेंगे बाय चेंजिंग दी साइन, न्यूमेरिकल वैल्यू विल रिमेन दी सेम। अगला सेल पोटेंशियल की बात इंपॉर्टेंट है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है नर्स्ट इक्वेशन। जब स्टैंडर्ड कंडीशन ना हो और मुझे सेल पोटेंशियल निकालना हो तो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में सेल पोटेंशियल या सेल ईएमएफ निकालने के लिए मैं नर्स्ट इक्वेशन यूज करता हूं। वो क्या होती है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग क्यूसी। इधर ई नॉट सेल वही होता है जो अभी पढ़ के आए, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। स्मॉल एन मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा Mg+2 जो है वो, मतलब Mg जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और Mg+2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। जैसे जिंक है ना, जिंक इज गेटिंग कन्वर्ट इनटू Zn+2 इलेक्ट्रॉन, तो n इज हियर 2, ठीक है। QC होता है मेरा रिएक्शन कोशेंट, इट इज नथिंग बट प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन अगर एक्वस फेस में गिवन है, या प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर अपॉन रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर अगर गैसियस फेस के अंदर गिवन है। नर्स्ट इक्वेशन के बाद अपन बात करते हैं गिब्स फ्री एनर्जी या स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी नॉट। डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला होता है माइनस NF ई नॉट सेल, n वही इलेक्ट्रॉन, F क्या होता है फैराडेज कांस्टेंट दैट इज 96500 कूलम्स, और ई नॉट सेल मेरा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। या इसका एक और फॉर्मूला देखने को मिलता है माइनस 2.303 RT log QC। यहां पर सर R क्या है गैस कांस्टेंट, केसी क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। चलो अगली फॉर्मूला है कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन। ये तीनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो भी बताने वाला हूं, अगर मैंने किसी कंटेनर के अंदर या किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर 2 रॉड्स डिप कर दी, एक को आप एनोड बोलते हो और एक को कैथोड बोलते हो, दोनों के रॉड के बीच में अगर L डिस्टेंस है और हर एक इंडिविजुअल रॉड का क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने A माना है, तो वो एक क्या है, एक सेल की तरह बिहेव करेगा। अब सेल के अंदर क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है रो L अपॉन A होता है। L क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, और A हो गया एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। अब बात करें अगला रेजिस्टेंस का उल्टा या रेसिप्रोकल, उसको हम बोलते हैं कंडक्टेंस, दैट इज 1 अपॉन R, दैट इज A अपॉन रो A। वे रो क्या होता है, ये रो होता है रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट की बात करें तो ओम होती है, तो कंडक्टेंस की उसकी उल्टी हो जाएगी, यानी ओम इनवर्स या मो, ठीक है। अगला कंडक्टिविटी, जिसको हम कप्पा लेटर से डिनोट करते हैं, कंडक्टिविटी को कप्पा। कंडक्टिविटी होती है रेजिस्टिविटी की उल्टी। जैसे कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, वैसे कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, दैट इज 1 अपॉन रो। तो 1 अपॉन रो मतलब रो क्या होगा बच्चों, रा बाय एल, तो रा बाय एल का उल्टा हो जाएगा L अपॉन R इंटू A। तो अभी अपन ने पढ़ा था 1 अपॉन R को मैं क्या कहता हूं, G कंडक्टेंस, और L अपॉन A जो होता है इसे हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट, ये नोट कर लेना। L अपॉन A ये जो होता है L अपॉन A, दिस इज नोन एज सेल कांस्टेंट। ये जो G स्टार है बच्चों, दिस इज योर सेल का कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट बोलते हैं G स्टार, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर सेल के लिए क्या रहता है, फिक्स रहता है। चलो तो ये 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आई होप आपने नोट कर लिए होंगे। अगला है मोलर कंडक्टिविटी, जिसे हम लैम्डा m के नाम से भी जानते हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। कप्पा क्या होता है सर, कंडक्टिविटी, m क्या होता है, मोलैरिटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की अगर बात करें, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एक्सट्रापोलेशन कर्व में मैंने आपको बताया था, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो अपन निकाल पाएंगे इस फॉर्मूले से, दैट इज लैम्डा m इक्वल टू लैम्डा m नॉट माइनस a रूट c, वेयर c इज कॉन्सेंट्रेशन, a जो है वो एक कांस्टेंट है जो कि सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करता है। लैम्डा m नॉट इज योर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, मतलब मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी कॉन्सेंट्रेशन 0 हो और वॉल्यूम क्या हो, इनफाइनाइट हो, और लैम्डा m क्या हो गया, आपका मोलर कंडक्टिविटी हो गया। अगला फॉर्मूला है कोलराश लॉ से रिलेटेड। अगर मुझे वीक इलेक्ट्रोलाइट का
लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, देन आई गो टू दिस फॉर्मूला। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज बेसिकली दी सम ऑफ देयर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड एनायन, लैम्डा एम नॉट ऑफ कैटायन एंड लैम्डा एम नॉट ऑफ एनायन। इसमें एक चीज याद रखना, हमेशा स्टाइक्योमेट्री कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना मत भूलना। अगला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला होता है, इसको नोट कर लीजिए, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट, मतलब मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन अपॉन मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका। अगला फैराडेज लॉ। फैराडे के दो इंपॉर्टेंट लॉ होते हैं। पहला लॉ क्या कहता है कि अगर मैंने कोई इलेक्ट्रिसिटी पास की तो द अमाउंट ऑफ अगर मैं कोई इलेक्ट्रिसिटी अगर पास करता हूं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में, तो जो वेट ऑफ आयन डिपॉजिट होता है दैट इज इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी। सर यहाँ Z क्या है? Z है मोलर मास अपॉन N इंटू एफ, मोलर मास अपॉन N फैक्टर इंटू एफ। ठीक है, N क्या होता है बच्चों आपको पता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, और F है फैराडे कांस्टेंट, I इंटू टी। ये हो गया मेरा फैराडे का फर्स्ट लॉ। अगर मैंने दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट में इक्वल अमाउंट ऑफ करंट पास किया तो कितना वेट डिपॉजिट हुआ, ये फैराडे के सेकंड लॉ से हम डिटरमाइन करते हैं। दैट इज द रेशियो ऑफ वेट डिपॉजिट W1 अपॉन W2 इक्वल टू E1 अपॉन E2, वेयर E इज व्हाट? इक्विवेलेंट वेट। E क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट। चलिए अगला 17th इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है केमिकल काइनेटिक्स से, जो मैं बोल रहा हूं आपको वो है आपका रेट ऑफ रिएक्शन। देखो जैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जब कन्वर्ट होता है तो वी ऑल नो कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है। एक टाइम आता है जब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होती है, उस टाइम को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। अब अगर मुझे एवरेज रेट निकालनी है तो एवरेज रेट इज बेसिकली चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम। बट इस केस में एक नेगेटिव साइन क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमें पता है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है। और अगर मैं प्रोडक्ट के केस में बोलूं तो यहां पर क्या लगाऊंगा? एक पॉजिटिव साइन रखूंगा। अगर इंस्टेंटेनियस की बात करें, मतलब डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो डेल अपॉन डेल क्या हो जाएगा? डी आर अपॉन डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर मैं रिएक्टेंट की इंस्टेंटेनियस रेट की बात करूं तो माइनस डी आर अपॉन डी टी होगा, और प्रोडक्ट की इंस्टेंटेनियस रेट की बात करूं तो प्लस डीपी अपॉन डी टी हो जाएगा। अगला रेट लॉ एक्सप्रेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मान लेते हैं कोई ये केमिकल रिएक्शन लिखी मैंने, AA प्लस BB इज गेटिंग कन्वर्ट इनटू CC एंड DD, यानी कैपिटल A और कैपिटल B तो मेरे रिएक्टेंट है, स्मॉल और कैपिटल C और कैपिटल D मेरे क्या है? प्रोडक्ट है। और ये जो स्मॉल लेटर्स में मैंने लिखा है ये इनके स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट है। अब आपको बताता हूं कि रेट लॉ ये कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दैट इज रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। बट जब पावर में देखते हैं तो एक कुछ पावर दिख रही है X और Y आपको। सर क्या ये पावर X और Y A और B के बराबर है? नहीं, ये स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो फिर इसको डिटरमाइन कैसे करते हैं? दिस इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। मतलब आपको बताया जाएगा कि अगर A की कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दी तो मेरा जो रेट है वो हाफ हो गई, तो हमें ये पता होना चाहिए अच्छा ऐसा कुछ हो रहा है, तो उसकी वजह से मैं X निकाल सकता हूं। डबल करने पे रेट डबल हो गई तो X की वैल्यू 1 हो गई, डबल करने पे रेट 4 टाइम्स हो गई तो X की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। इस तरीके से मैं डिटरमाइन करता हूं। और यहां पर K जो होता है ये रेट कांस्टेंट होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर रिएक्टेंट की जो पावर होती है उसका सम मेरा ऑर्डर कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑर्डर। अगर ये सम, इफ दिस सम is equal to 0, x plus y can be equal to 0, it can be 1 और it can be 2। 0 होता है तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है, 1 होता है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है, और 2 होता है तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। आपके लिए 0 और 1 वाली ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे देखते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। अगर अपन बात करें तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर रेट जो होगा, जो कि माइनस डी आर अपॉन डी टी अपन लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू के इंटू रिएक्टेंट की पावर 0, क्योंकि x प्लस वाई की वैल्यू क्या है? 0। तो इसको जब मैं इंटीग्रेट करके सॉल्व करता हूं तो टाइम t की वैल्यू आ जाती है r नॉट माइनस r अपॉन के, वेयर r नॉट इज माई इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और r जो है मेरी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है, और k क्या है? रेट कांस्टेंट। अब यही एक इंपॉर्टेंट टर्म समझो, हाफ लाइफ क्या होती है? t हाफ क्या है मेरी? बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। हाफ लाइफ मतलब जब मेरी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के हाफ हो जाए उस टाइम को मैं हाफ लाइफ कहता हूं। मतलब जब मेरा r नॉट बाई 2 हो जाएगा तो t हाफ कितना हो जाएगा? r माइनस r नॉट बाई 2 करोगे तो r नॉट बाई 2 ही आएगा, और नीचे k है तो t हाफ फॉर जीरो ऑर्डर कम्स आउट टू बी r नॉट अपॉन 2k। इसको नोट कर लेना। और अगर फर्स्ट ऑर्डर की बात करेंगे तो रेट जो माइनस डी आर अपॉन डी टी होता है दैट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू रिएक्टेंट की पावर 1, क्योंकि ऑर्डर क्या है? 1। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा
तो T की वैल्यू आएगी, ये याद रखना, 2.303 अपॉन K लॉग R इनिशियल अपॉन R फाइनल, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इस केस में जब RF की वैल्यू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के आधा रखोगे और आप सॉल्व करोगे तो T हाफ कम्स आउट टू बी 0.693 अपॉन K। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है 0.693 अपॉन K, प्लीज रिमेंबर इट, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो हाफ लाइफ जो होती है फर्स्ट ऑर्डर की, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आगे बात करते हैं आरएनएस इक्वेशन, केमिकल काइनेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आरएनएस इक्वेशन के अंदर रेट कांस्टेंट इक्वल टू A इंटू ई की पावर माइनस EA अपॉन RT। ये A क्या होता है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, एक कांस्टेंट होता है, EA होता है मेरा एक्टिवेशन एनर्जी, R गैस कांस्टेंट और T होता है मेरा टेम्परेचर। जब दोनों तरफ लॉग लेके सॉल्व करूंगा तो log K2 अपॉन K1, अगर मैं T1 टेम्परेचर पे K1 रेट कांस्टेंट मानता हूं, T2 टेम्परेचर पे K2 रेट कांस्टेंट मानता हूं, तो log K2 अपॉन K1 की जो वैल्यू इट कम्स आउट टू बी EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। इसको सॉल्व कर लोगे तो इस तरीके से आ जाएगा। EA क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी भी क्या होती है मैं आपको बता देता हूं। अगर कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा है तो रिएक्टेंट के बॉन्ड्स टूटते हैं और प्रोडक्ट के बॉन्ड फॉर्म होते हैं। ये जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है रिएक्टेंट के बॉन्ड्स तोड़ने को और प्रोडक्ट के बॉन्ड फॉर्मेशन करने को, इस एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। क्या एक्टिवेशन एनर्जी कैटलिस्ट पे डिपेंड करती है? जी हाँ, अगर मैं कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कोई रिएक्शन कराऊंगा तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये पूरे फॉर्मूले से जो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको करके जाना है। आई होप आपको यूजफुल लगे होंगे। अगर यूजफुल लगे, चैनल पे पहली बार आप देख रहे हो तो सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर सकते हो। थैंक यू।